दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। तो कब से स्टॉक में तेजी की शुरुआत होगी और क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में खरीदारी का ये सही मौका है? तो यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट का माहौल बना अप्रैल महीने में, उसके पीछे असली वजह क्या थी और क्या अब बिजनेस शुरू होने लगे हैं तो क्या स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? क्या इसका विजन बड़ा है और वाकई में ये स्टॉक आने वाले इसमें हमें एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय एफआई का रुझान बाजार को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है और इसी वजह से बाजार में तेजी उतनी बन नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है बाजार में भी और तेजी की संभावना दिख रही है। इलेक्शन के बाद क्या यह स्टॉक कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले, क्योंकि आपको ये पता होगा ये भी एक एनबीएफसी है जिसने सीआईसी के लिए लाइसेंस के लिए आरबीआई से अप्रूवल मांगा, अभी मिला नहीं है। तो देख सकते हो कि 21,478 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 62 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.29% की तेजी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। तो बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लेकिन ठीक था, आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने काम ठीक किया। अब ये जो बड़ी तेजी नहीं बन पा रही तो उसके पीछे वजह है एफआईआई की बाजार में बिकवाली। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि ये बिकवाली का दौर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 14 मई को एफआई ने बाजार में 4065 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की थी। इससे पहले अगर आप देखें तो 9 मई के आसपास उनकी जो बिकवाली वो 7000 करोड़ तक पहुंच गई थी और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगा। अब देख सकते हो कि 15 मई को ये उनकी बिकवाली 2832 करोड़ के आसपास आ गई और कल जो उनकी बिकवाली थी वो 3 डिजिट में आ गई, यानी 776 करोड़ का ही उन्होंने माल बेचा है, जिससे बाजार में राहत निकलती हुई दिखाई दे रही है और खरीदारी का आंकड़ा बढ़ा है। ये देख सकते हो कि 16 मई को उन्होंने 16,000 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है, जिससे लग रहा है कि हो सकता है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी वो कर चुके हैं। इस महीने में उन्होंने अभी तक 37,149 करोड़ की बिकवाली कर दी है और ऐसे में आशा जग रही है कि वो बाजार में अब फिर से खरीदार बनेंगे। दूसरी तरफ बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डीआई का, और डीआई लगातार अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि 15 मई को उन्होंने 3,788 करोड़ की खरीदारी की थी और कल 2,127 करोड़ की खरीदारी की। लगातार वो खरीदार बने हुए और इस महीने में अब तक उन्होंने 32,416 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो ये बाजार के लिए राहत भरी खबर है कि डीआई लगातार, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे उनकी बिकवाली हुई हो, वो लगातार खरीदार है। बाजार में इस लेवल पे खरीदारी हो रही है और ऐसे में भरोसा बना हुआ है कि आने वाले इसमें तेजी बन सकती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 357 पर, क्लोजिंग थी कल की 355 के आसपास। इंट्राडे में 358 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 355 का, यानी अच्छी बात है कि इसमें गिरावट नहीं हुई, कल के लेवल तक स्टॉक गया। अंत में जो क्लोजिंग है वो 357 पर हुई है, जहाँ पे हमें 0.79% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये तेज़ी इसलिए कम है क्योंकि बाजार में भी उतनी कोई खास तेज़ी नहीं थी फाइनेंशियल सेक्टर में। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जब से डीमर्जर हुआ, रिलायंस से अलग करने के बाद देखें तो इसमें एक पिछले 6-7 महीनों में इसमें 43% की हमने तेज़ी देखी है। 248 के आसपास स्टॉक था 21 अगस्त 2023 को जब इसने शुरुआत की। उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई और 206 तक आ गया 23 अक्टूबर 2023 को। इंट्राडे में 202 तक आ गया था। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने फिर से अब दौड़ना शुरू किया और उस लेवल से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी। पिछले 6 महीनों की बात करें तो इसने 66% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 215 के आसपास स्टॉक था, देखो कि 20 नवंबर को, उस हिसाब से प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 5.5% के आसपास की गिरावट हो गई है, क्योंकि स्टॉक 378 से नीचे आए और इंट्राडे में 394 तक चला गया था। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे गिरावट जरूर हुई है। रिजल्ट के बाद स्टॉक दौड़ा था, लेकिन उसके बाद में इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। और अभी यहाँ पे फिलहाल पिछले 5 दिन में देखें तो यहाँ पे 3.83% यानी लगभग 4% की फिर से तेज़ी बनी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अप्रैल महीने में जो म्यूचुअल फंड ने शेयर बेचे जिन स्टॉक के अंदर, जो टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, जिनमें म्यूचुअल फंड ने अपनी बिकवाली की और जिसकी वजह से इन शेयरों की प्राइस भी नीचे आई है। तो इस टॉप 10 लिस्ट में सबसे ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विस ही है।
तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली हुई है। जो शेयर उनके हैं अप्रैल में वो 2661 लाख शेयर है, जबकि मार्च में ये 3004 लाख शेयर थे। तो शेयर कम हुए देख सकते हो, उन्होंने अपनी बिकवाली की है। इस समय अप्रैल में जो शेयरों का जो बाजार कुल मूल्य वो 10,032 करोड़ के आसपास है। L&T माइंडट्री की बात करें तो यहाँ पे 186 लाख शेयर जो थे वो अब 173 लाख शेयर रह गए, तो वहाँ पर भी बिकवाली हुई है। बाजार मूल्य करीब 8,155 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा तीसरा जो शेयर है वो है SRF। तो SRF में देखें तो 248 लाख जो शेयर थे वो अप्रैल में 233 लाख शेयर रह गए, और इसकी जो वैल्यू है वो 6,114 करोड़ के आसपास है। 4 पे है तो डिवीज लेबोरेटरीज है, जिसमें देख सकते हो कि 380 लाख शेयर थे मार्च में, जो अप्रैल में घट के 361 लाख शेयर के पास आ गए, और 14,431 करोड़ के शेयर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेचे हैं बिल्कुल यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने। नंबर 5 पे नेस्ले इंडिया है, जिनमें 426 लाख शेयर थे मार्च में, जो अप्रैल में घट के 406 लाख शेयर के आसपास आ गए, और 10,186 इसका मार्केट वैल्यू है। इंटर ग्लोबल एविएशन की बात करें तो यहाँ पे करीब 480 लाख शेयर थे मार्च में, जो अप्रैल में घट के 458 लाख के आसपास है, और मार्केट इसकी वैल्यू 18,258 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की बात करें तो ये यहाँ पे जो शेयर बेचे गए वो 953 लाख शेयर थे मार्च में, जो घट के 918 लाख के आसपास आ गए, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 6,688 करोड़ के आसपास है। 8 नंबर पे बजाज ऑटो है, जिसके शेयर थे 142 लाख शेयर थे मार्च में, अप्रैल में घट के 137 लाख शेयर रह गए, और मार्केट वैल्यू 12,180 करोड़ के आसपास रहा। 9 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जिसमें देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से 452 लाख शेयर है मार्च में थे, वो घट के 437 लाख के आसपास आ गया, और बाजार मूल्य इसका 17,215 करोड़ के आसपास रह गया। 10 नंबर पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, जिनके शेयर अगर आप देखें तो 150 लाख शेयर थे, जो घट के 145 लाख शेयर के आसपास आ गए, मार्केट वैल्यू 3,836 करोड़ के आसपास रह गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस ने जो बिकवाली की है उसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली उनकी जियो फाइनेंशियल सर्विस में ही हुई है, और इसी वजह से इसकी शेयर की प्राइस भी नीचे आई। उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था, लेकिन अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिर शुरू होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ब्लैक रॉक बहुत बड़े इन्वेस्टर है ग्लोबल मार्केट में, उन्होंने भरोसा जताया है, और 50-50% की पार्टनरशिप के दोनों मिलके अब बहुत सारे बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस के बिजनेस भी है, और साथ में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी है, ब्रोकिंग का बिजनेस भी है, और इसीलिए यह कंपनी कमाल कर सकती है, और आने वाले समय इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कंपनी ने लोन का बिजनेस शुरू कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 लाख तक का लोन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट, यानी आपको फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। बस इसके अंदर आपकी जो एज है वो 23 ईयर्स मिनिमम है, और मैक्सिमम 58 ईयर है। अगर इसके अंदर आपकी एज है तो आप बिल्कुल लोन ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। तो लोन की सेवाएं शुरू हो चुकी है, और साथ में आप देख कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी इन्होंने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। रिलायंस रिटेल के माध्यम से वहाँ पे सेवाएं शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू होगा, इसकी परमिशन मांगी गई है, और इसके अलावा देखें तो ब्रोकिंग बिजनेस भी शुरू होगा। ऐसे में स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करें। संभावना इसमें बहुत सारी पॉजिटिव दिख रही है, प्रमोटर का रुझान पॉजिटिव है, एक मजबूत टीम लाई जा रही है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। ऐसे में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है, तो निवेश तो करना ही चाहिए इसको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 351 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 348 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 342 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 358 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 362 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 362 को क्रॉस किया तो फिर 369 यानी 370 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।